तो बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, त्रिपुरा में 40 सीटें हासिल करती बीजेपी गठबंधन दिख रही है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राकेश के पास, जिनके पास साथ मौजूद हैं किरण रिजिजू। राकेश, हमारी तरफ से बधाई दे दीजिए और पूछ लीजिए कि क्या खाकर उतरी थी त्रिपुरा में बीजेपी। देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पूरी तौर पर नॉर्थ ईस्ट में, खास तौर पर नागालैंड में इन्होंने जोर लगाई थी और इनको वहां का प्रभार दिया गया था। हमारे साथ खुद किरण जी हैं। किरण जी, जिस तरह से त्रिपुरा में सरकार बनती दिख रही है बीजेपी की, जो नागालैंड के परिणाम है, नागालैंड के आप प्रभारी थे, किस तरह से देखते हैं ये जो परिणाम आ रहे हैं? ये जो परिणाम आज 3 राज्यों का जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पूरा पूर्वोत्तर का राजनीति का इतिहास को पलटने वाला है। जहां मेघालय जैसे स्टेट जो कांग्रेस को बीजेपी हरा सकता है या अन्य दल हरा सकता है, कभी सोचा नहीं था। और त्रिपुरा में जहां वाम दलों का दबाव रहा है, तो वहां भी सबका कहना है कि लेफ्ट फ्रंट को हराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से कैंपेन करते हैं, रिगिंग करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। उनका अपना एक मशीनरी है। लेकिन जो ताकत हमने लगाया है, उसने पूरा पलटने का हमने पूरा इंतजाम किया है, क्योंकि हमने लोगों का दिल जीता है। रिगिंग करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनका अपना एक मशीनरी है। लेकिन जो ताकत हमने लगाया है, उसने पूरा पलटने का हमने पूरा इंतजाम किया है, क्योंकि हमने लोगों का दिल जीता है। नरेंद्र मोदी जी का जो पूर्वोत्तर के तरफ जो ध्यान दिया है, जिस तरीके से उन्होंने काम करने का शुरू किया 2014 के बाद, वो लोगों के सोच में बहुत बड़ी बदलाव लाने में वो काम किया है। अमित शाह जी का बड़ा रोल इसलिए रहा कि वो जो संगठनात्मक दृष्टि से जैसे उन्होंने प्रक्रिया शुरू किया काम करने का, जगह जगह जमीन तक खुद गए और लोगों से मिलने का, कार्यकर्ताओं से, इसे कार्यकर्ताओं में काम करने का एक जोश पे मिला। ये पूरा मिला करके बहुत प्रभाव डाला। मैं जब नागालैंड में पहुंचा तो हमारे खिलाफ चर्च के लोगों ने डिक्टेट किया। वो अब पूरा क्रिश्चियन स्टेट है और चर्च के माध्यम से वो स्पेशली जो बैप्टिस्ट चर्च है, उन्होंने सबको डिक्टेट किया, निर्देश किया कि कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। लेकिन फिर हम लोगों तक पहुंचे, जगह जगह मीटिंग किया, दिन रात मेहनत किया और सही बात को लोगों को पहुंचाया, तो उसका भी बहुत अच्छा नतीजा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बड़ा रैली हुआ 3 राज्यों में, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। कुल मिलाकर के पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में, असम छोड़ के, मैं अकेला लोकसभा से मैं सांसद हूं, मैं अकेला चुन के आता हूं असम छोड़ के। 25 सीटें हैं लोकसभा में। इस चुनाव के बाद पूरे के पूरे पूर्वोत्तर का राजनीति का जो तौर तरीका है वो बदलेंगे और उसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर कांग्रेस का गढ़ रहा है, वो हम पूरा कंप्लीटली तोड़ेंगे तो कांग्रेस वहां बचेगा नहीं। अच्छा, मिशन 2019 के लिए कितना अहम है? बिल्कुल हम तैयार हैं और हम कहा कि कांग्रेस का कुशासन 60 साल के करीब कांग्रेस ने शासन किया। पूर्वोत्तर का बहुत दयनीय स्थिति है, उसको सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आना आवश्यक था और लोगों ने इस चीज को समझा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब नॉर्थ ईस्ट भी आगे बढ़ेगा। किरण जी, राकेश, मेरे 2 सवाल हैं, अगर आप किरण रिजिजू से पूछ सकें। एक तो कि त्रिपुरा में तो बीजेपी सरकार बना रही है, वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, और दूसरा कि नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन सरकार बनाती दिख रही है, तो नगा समझौते को लेकर क्या होगा, क्योंकि विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि उसको लेकर हुआ कुछ नहीं वहां। उसमें यूडीपी और एनपीपी तो उसमें पार्टनर है, हमारे साथ है। चुनाव हमने गठबंधन नहीं किया, लेकिन हम वो पॉलिटिकल अलायंस में तो पहले से था। अच्छा तो किरण जी, त्रिपुरा में आप सरकार बनाने जा रहे हैं। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, मुख्यमंत्री कौन होगा, और नागालैंड में जो नागा समझौते को बात आपने कही थी, उसका क्या होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो पार्टी तय करेगा, उसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पार्टी जीतना, और पार्टी को जिताने के लिए जो दमखम लगा के हमने काम किया है उसका नतीजा आ रहे हैं। जमीनी जो रिपोर्ट हमने प्राप्त किया है उसके मुताबिक अच्छा नतीजा आने का। कौन होगा मुख्यमंत्री? नहीं, वो हमारे लिए मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो पार्टी तय करेगा, लेकिन महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी जीतना वो महत्वपूर्ण है। नागा समझौते को लेकर, नागा समझौता तो अभी बातचीत चल रहा है, तो बातचीत का आखिरी दौर पर है, तो
मुझे लगता है कि जल्द हम उसको एक जमीनी पर उसको ला सकते हैं, उसको लागू कर। किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जो कि अहम किरदार निभा रहे थे पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी को कैंपेन को आगे ले जाने के लिए, खासतौर पर नागालैंड में, और उन्हें वो ये कह रहे हैं कि नगा समझौते को लेकर चर्चा जो है वो हो रही है और उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। और त्रिपुरा में उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी तय करेगी, जो अमूमन होता है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले राणा जी की, लगातार कांग्रेस एक थ्योरी जो रखती है सामने, वो ये कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन राज्यों में 2014 में बहुत ज्यादा सीटें हासिल की, इसलिए 2019 में सीटें कम होंगी और बीजेपी 230 पर रुक जाएगी और प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। लेकिन ये आंकड़े दिखाते हैं कि उन सीटों की भरपाई शायद त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड या फिर कर्नाटक ऐसे राज्यों से बीजेपी करने की स्थिति में दिख रही है। अभी किरण रिजिजू हमसे बात कर रहे थे राकेश, और उन्होंने एक बात कही कि इन पूर्वोत्तर के राज्यों में 25 सीटें आती हैं लोकसभा की। आप इसको इसी लिहाज से समझें, पूर्वोत्तर के राज्यों में अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने अगर पिछले कुछ वर्षों से इतनी ताकत लगा रखी है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो 25 सीटें हैं उनमें से ज्यादा सीटें आप बीजेपी के हिस्से में लेकर के आ जाएं, एनडीए के हिस्से में लेकर के आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो उत्तर के राज्यों में जो नुकसान होगा सीटों का, उस नुकसान की भरपाई आप पूर्वोत्तर से कर सकते हैं और पूर्वोत्तर रणनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और अनुज जी, तो ये शुरुआत में हम जब उनसे ये चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये समझ लिया था कि वही परफॉर्मेंस उन राज्यों में जहां बहुत ज्यादा सीटें आई थी दोहराना मुश्किल होगा, और इसीलिए उन्होंने 2014 से, आप कह रहे थे अनुज जी, की ये रणनीति शुरू कर दी थी। तभी से देखिए उन्होंने स्ट्रेटेजिकली छांट करके किन किन सीटों पर फोकस करना है, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु की सीटों को छांटा और पूरे उत्तर पूर्व को छांटा। और देखिए इस समय जो वोट शेयर इन राज्यों में इस समय है वो बड़ा रोचक है। त्रिपुरा में बीजेपी अलायंस 49.5%, लगभग 50% वोटों पर है और वाम मोर्चा 46% वोटों के साथ है, यानी 3-4% वोटों के अंतर पे वहां सत्ता परिवर्तन, 2/3 सत्ता परिवर्तन हो रहा है। नागालैंड में एनपीएफ 40% और बीजेपी और उसका अलायंस भी लगभग 40% बराबरी पर। मेघालय में कांग्रेस केवल 30% वोट ले रही है और बीजेपी और एनपीपी के वोट यदि जोड़े वो भी 30-31% हो जा रहे हैं, यानी तीनों जगह कांटे की टक्कर वोटों के आधार पर, सीटों में जरूर अंतर दिखता है। अच्छा, मेघालय की चूंकि हम बात कर रहे हैं, मेघालय में कांग्रेस अभी 22 पर है और बीजेपी एनपीपी को मिलाइए तो 23 का आंकड़ा बैठता है और वहां बहुत छोटी छोटी पार्टियां भी हैं जो इम्पैक्ट, जो अन्य में 6 यूडीपी है जो बीजेपी के साथ राजनीतिक तौर पर गठबंधन। अच्छा, इसमें से 6 यूडीपी है, उनके साथ मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, अलग लड़ रहे हैं, लेकिन मेडा का हिस्सा है वो। मेघालय सुशांत, हम लोगों को इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस के पास जो 3 राज्य बचे हैं उनमें से मेघालय एक है, कर्नाटक, पंजाब और मेघालय। मेघालय में जो भी स्थिति है, अगर कांग्रेस में बहुमत हासिल नहीं करती है तो दूसरा मणिपुर हो सकता है। कांग्रेस के पास अगर 30 सीटें नहीं आती हैं और कांग्रेस 22 या 23 जैसा कि यह आंकड़ा दिख रहा है इसके आसपास अटक जाती है तो बीजेपी एनपीपी के साथ या फिर जो अदर्स आपको देख रहे हैं मेघालय, राणा जी, उसमें बीजेपी एनपीपी तो 23 हो ही गए और अनुज जी बता रहे हैं कि 14 में से 6 यूडीपी है, तो वो भी जोड़ दीजिए बीजेपी के साथ, क्योंकि वो निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ बीजेपी पूरी ताकत तो लगाएगी। हो गया। मैं कह रहा हूं कि गोवा और मणिपुर की तरह बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी। सीटों की संख्या में आगे होने के बाद भी कांग्रेस वहां सरकार नहीं बना पाई और मेघालय में भी ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस बहुमत हासिल अपने बूते नहीं कर पाती है, तो क्योंकि मेघालय का जो पहले से उसकी परंपरा रही है कि वहां जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो बड़ी तादाद में लड़ते हैं और उनके पास वोट और सीटें दोनों आते हैं। पिछली बार भी 27% सीटें वोट शेयर था उनका और 13 सीटें उनके हिस्से में थी। अभी यहां दिख रहा है आपको रुझानों में कि 14 सीटें उनके आसपास हैं। यह 14 सीटें बीजेपी मैनेज करने की पूरी कोशिश करेगी और एनपीपी के साथ मिलकर के वहां किसी तरीके से कांग्रेस को बेदखल करना चाहेगी। फिर कांग्रेस के पास सिर्फ 2 ही राज्य बच जाएंगे, कर्नाटक और पंजाब। और कर्नाटक में भी चुनाव यह कर्नाटक के लिए बड़ा संकेत हो जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी और मजबूती से आ जाएगी क्योंकि वो कहेगी कि देखिए एक राज्य इनका मेघालय जो बचा था वहां से भी हमने खत्म कर दिया और कांग्रेस मुक्त भारत के इस अभियान में कर्नाटक एक बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। अनुज जी, आपको जोड़ना चाहते? जी, मैं कह रहा था कि मैंने आपके चैनल पे कुछ समय पहले कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी कभी नहीं कर पाएगी क्योंकि मिजोरम एक ऐसा राज्य कांग्रेस के पास है जो भाजपा, वो भी क्रिश्चियन बहुल स्टेट है लेकिन उनको चीन पाने की स्थिति में नहीं है। नागालैंड देखूंगा, मिजोरम में 92% आबादी जो है वो क्रिश्चियन है, ईसाई है। नागालैंड में 90% आबादी जो है ईसाई है। नागालैंड में स्टडी देखिए, इन लोगों ने एनडीपीपी को आगे किया
और एनडीपीपी को 40 सीटें दी, अपने 20 सीटें ली और 60 सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ रही है। अभी आंकड़ा देखिए, उनके पास 29 सीटें हैं और 29 सीटें का मतलब यह है कि 4 अगस्त को भी आपने मैनेज कर लिया, तो नागालैंड में आप सरकार बना रहे हैं एक ऐसे राज्य में जहां 90% आबादी ईसाई है। इस लिहाज से मिजोरम को भी आप मतलब उनके बिल्कुल दायरे से बाहर नहीं माने। मिजोरम में वो अभी तक कोई तोड़ नहीं पाए किसी को अपनी तरफ करके, जैसे कि नेफ्यू रियो तो चीफ मिनिस्टर थे 2014 के समय। हाँ, ठीक है। वो एनडीए के साथ उन्होंने ले लिया था उसी समय, लेकिन मिजोरम में अभी तक किसी को तोड़ नहीं पाए। एक साल से बीजेपी और संघ दोनों बहुत शिद्दत से, बहुत ताकत से काम कर रहे हैं और वहां नतीजे आपको या उसका असर आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। देखिए, एक असर जो दिखेगा सीधे तौर पर, जिसकी चर्चा हम सुबह भी कर रहे थे अनुज जी और मैं, कि जीएसटी काउंसिल जो है वहां पर जो निर्णय होंगे उसमें अब बीजेपी के लिए, चूंकि 19 राज्य पहले ही बीजेपी या बीजेपी गठबंधन के हैं, अगर ये 20 या नागालैंड भी हो जाए तो 21 तक पहुंच रहा है, तो निर्णय लेना अपने पक्ष में कराना आसान हो जाएगा। और ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो भी जीएसटी के अंदर आ जाएं, ये भी संभव है कि हो पाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन मुझे एक चीज और समझाइए, जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि देश भर में आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर लें, लेफ्ट मुक्त भारत की बात कर लें, लेकिन एक पार्टी अगर सब जगह काबिज है तो फिर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक खतरा पैदा होता है या संकट पैदा होता है कि विरोध की आवाज कहां से आएगी, आप उसको रोकेंगे कैसे? इसमें अब कोई दो राय नहीं सुशांत। मुझे लगता है कि लोकतंत्र राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर आज भी चंद्रबाबू नायडू या शिवसेना या टीएसआर, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मायावती, अखिलेश, यह सब क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता हैं अभी भी उनके पास जनाधार है, ताकत है, ये हाथ मिला करके बीजेपी को रोक सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनौती, एक संकट है उन दलों के लिए जो बीजेपी के मुकाबले में हैं, उसके खिलाफ हैं। बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है, चाहे जनता ने उनको अपना इस तरह से विश्वास दे रखा है या फिर उन लोगों ने लगातार काम करके पूरी रणनीति जो राजनीति की होती है उसको बदल रखा है, इनके साथ मुकाबला करने के लिए आपको 24 घंटे 365 दिन लगातार काम करना पड़ेगा। ये लोग बिना रुके काम करते हैं और जब आदमी बिना रुके काम करता है, जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ काम करता है, अपने संगठन के भीतर नानी के घर भी आदमी छुट्टी मनाने नहीं जाएगा, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि आपके संगठन के भीतर हर एक आदमी के ऊपर जो है वह कुछ न कुछ डिलीवर करने का जिम्मा है और यह जिम्मा अगर आपके पास पूरा नहीं होता है तो वो जिम्मा किसी और को दे दिया जाएगा। यह खतरा भी आपके सामने है। इस पर मैं अनुज जी का भी एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए होली की हम बात कर रहे थे, आज भी होली है लेकिन राजनीतिक होली है। कईयों के चेहरे जो हैं वो जीत की खुशी से सराबोर है, उस पर जीत का रंग चढ़ा हुआ है और कई के चेहरे से रंग उतरा हुआ है। इस तरीके के नतीजे सामने आए हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है और नागालैंड में भी बीजेपी सरकार बना लेगी ऐसा लग रहा है। मेघालय में अभी स्थिति थोड़ी अटकी हुई है, लेकिन अगर अटकी तो बीजेपी सरकार बना लेगी, वो भी स्थिति लगती हुई दिख रही है। हम एक छोटे से ब्रेक